हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराई थी, तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स आपने देखे होंगे √2, √3 या कंटिन्यूसली जो नंबर्स चलते रहते हैं, जैसे 100 हुआ, फिर 1000, फिर ये एक एक ज़ीरोज़ बढ़ते हैं। इस टाइप के नंबर्स भी किस में आते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में। तो ये तो कुछ बेसिक आपने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा है क्लास 9th में, और इससे रिलेटेड आपने कुछ डेसिमल एक्सपांशंस वगैरह भी पढ़े थे। बट क्लास 9th में आपको क्या करना है कि क्लास 9th में आपको इर्रेशनल नंबर का टॉपिक तो है, बट साथ में क्या है कि आपको जैसे क्लास 9th में बता दिया गया था कि √2 जो एक नंबर है वो इर्रेशनल है, ठीक है। तो आप पूरा चैप्टर ऐसे ही सॉल्व करते थे, ये मान के कि हाँ √2 जिस टाइप के नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में ना हो सके, उस टाइप के नंबर्स कैसे होते हैं? इर्रेशनल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के नंबर्स को हम इर्रेशनल्स बोलते थे क्लास 9th में। बट अब क्लास 10th में हमें क्या करना है कि क्लास 10th में हमें ये जो नंबर है इसे इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हमें ये बताना है कि इर्रेशनल कैसे है, ठीक है, कि इर्रेशनल क्यों है, हम क्यों √2 को इर्रेशनल बोलते हैं, क्यों हम 2 को इर्रेशनल नहीं बोलते। तो ये हमें बताना है क्लास 10th में। तो क्लास 10th में इससे रिलेटेड एक थ्योरम है। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 1.3 जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो मैंने यहाँ पे आपको थ्योरम 1.4 कराने का सोचा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ सकती है, मैंने कभी आ जाए तो। सो √2 इज़ इर्रेशनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे थ्योरम 1.4, जिसमें हमें क्या बताना है? √2 इज़ इर्रेशनल। मतलब वो उनने हमें बता दिया है कि हाँ ये √2 इर्रेशनल है, बट हमें यहाँ पे इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसे प्रूव करने की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो क्लास 10 में आपको क्या करना है कि इसको प्रूव करने के टाइम आपको गलत चीज़ को लेना है और उसको प्रूव करते जाना है और फिर आप फाइनली सही चीज़ प्रूव कर दोगे। मतलब कि यहाँ आपको प्रूव करना है √2 इज़ इर्रेशनल, तो यहाँ पर आप लेट क्या करोगे कि √2 इज़ रैशनल, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो कैसे करना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे √2 इज़ रैशनल। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब √2 का हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया, तो √2 के साथ में कुछ इंटीजर्स भी होंगे। तो इंटीजर्स कैसे? R and S, ठीक है, R and S। अब ये जो नंबर्स थे ये मैंने ले लिए कि ये बताने के लिए कि ये रैशनल नंबर है, तो इसके साथ में ही आएगा। मतलब √2 इज़ इक्वल टू R/S, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि √2 का हमने रैशनल माना है, ठीक है। और इसके साथ में एक लाइन क्या हम लिखेंगे कि R and S हैव फैक्टर्स अदर देन 1। अब क्या हुआ कि R और S कोई सा भी नंबर है, तो इनके जो फैक्टर्स है ना वो वंस के अलावा भी हो सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा भी, या एक इनका फैक्टर हो सकता है, या एक के अलावा भी कोई जो नंबर्स हों, जैसे कोई भी होल नंबर्स में से कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो वो भी इनके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में से कोई सा भी इनका फैक्टर हो सकता है 1 को छोड़ के। तो R/S ये ऐसे नंबर्स थे। तो हमने क्या करा कि R/S की जगह हमने ले लिया A and B, जो कि क्या है? A and B आर को-प्राइम से मतलब कि इनके फैक्टर्स क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं। को-प्राइम का मतलब क्या होता है कि 1 के अलावा जिसका कोई और फैक्टर ना हो। तो A और B कैसे हो गए? को-प्राइम। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे √2 इज़ इक्वल टू R/S था, और कोई फैक्टर्स हों और कोई नंबर्स हों, तो हमने क्या किया कि रैशनल नंबर स्पेसिफिक करने के लिए कि हम इसे रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, तो रैशनल नंबर को बिल्कुल स्पेसिफाई करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया बता दिया कि A/B, जिनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं है, तो हम A/B ले लेंगे R/S की जगह, ठीक है। तो इस थ्योरम में हमने ले लिया √2 इज़ इक्वल टू A/B, ठीक। अब √2 इज़ इक्वल टू A/B, A और B क्या है? को-प्राइम, जिनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं नो फैक्टर्स, ठीक है, अदर देन 1 को छोड़ के, और इनके कोई फैक्टर्स नहीं है, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? को-प्राइम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद के टेबल से डिवाइड हो या 1 से, ठीक है।
तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b हो गया। अब a अपॉन b किया तो हमने इसे रीअरेंज करने के लिए क्या किया कि a इज इक्वल टू कर लिया √2b, इसे वहाँ कर भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक, एंड रीअरेंजिंग, साथ में उसको रीअरेंज भी कर दिया। तो स्क्वायर भी कर देंगे और रीअरेंज भी कर देंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, उसको रीअरेंजिंग किया। तो रीअरेंज जब हमने किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आपको देख के समझ में आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। कैसे, जैसे ये आपके पास ये जो इक्वेशन है, आप चाहें तो इस इक्वेशन को नाम दे नंबर दे दीजिए 1, कि इक्वेशन 1 हमने यहाँ सॉल्व करी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 2 को इसके डिवाइड में भेज दें, a स्क्वायर अपॉन 2 कर दें, तो 2 डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को, ठीक है। अब जब 2 डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को, ऑल्सो 2 डिवाइड्स a, जब 2 डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को तो 2 डिवाइड कर सकता है a को भी, ठीक है। तो अब ये तो हुई एक कंडीशन कि हाँ ये 2 डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को, तो साथ में 2 a को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक। अब ये हुई एक कंडीशन। अब इसके आगे फिर हम ले लेंगे सो वी लेट, फिर से हम एक नंबर लेंगे, फिर से हमने एक लेट किया। तो हमने लेट क्या कर लिया यहाँ पे, ये एक इक्वेशन 1 है, ठीक है, याद रखिएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्योंकि आप जब ये जो लेट कर रहे हैं इसमें आपको आगे काम आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे a इज इक्वल टू 2c, ठीक है, a इज इक्वल टू 2c। एक दूसरा नंबर ले लिया मैंने c, एक दूसरा इंटीजर c, एक कोई नॉन इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं c इज सम इंटीजर, कोई सा भी एक इंटीजर है। पहले मैंने 2 इंटीजर्स लिए थे a और b, जो कि क्या है, को प्राइम्स हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, बट मैंने यहाँ पे कोई और इंटीजर ले लिया क्योंकि मैंने इस इक्वेशन के थ्रू ये तो बता दिया कि 2 डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड कर सकता है a को भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू क्या है, कोई एक सम इंटीजर है। अब सेम मेथड जो यहाँ पे हमने अप्लाई करी थी हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक, और साथ में रीअरेंज, मतलब हमें वापस इसमें स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो a इज इक्वल टू 2c में जब हम स्क्वायर करेंगे तब आप याद रखिए कि इक्वेशन 1 में आपके पास a की वैल्यू है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करूँगी तो कैसे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2c का स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c का स्क्वायर हो जाएगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। ये तो इजी था, हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, रीअरेंज किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। फिर इक्वेशन 1 के थ्रू हमने यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू रखी, ठीक है, वो है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया, तो सेम जो हमने यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर में स्टेटमेंट लिखा था, सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड b, ठीक है। जब 2 डिवाइड कर सकता है b स्क्वायर को तो 2 डिवाइड कर सकता है b को भी, ठीक है। तो जब a और b दोनों को डिवाइड कर सकता है तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस a and b have a and b have a factor other than 1 is 2, ठीक है। मतलब a और b के पास में अदर देन 1 यानी 1 के अलावा भी एक फैक्टर आ गया, वो क्या है 2। बट अब यहाँ पे एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, क्या
कि यहाँ पे आप ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता चुकी हो कि ए और बी क्या है, को प्राइम। जब ए और बी को प्राइम है तो उनके तो फैक्टर हो ही नहीं सकते 1 के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है। तब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ है? कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि आपको क्वेश्चन मतलब जो आपका स्टेटमेंट था वो था √2 इज़ इरेशनल, और आप लेके ही गलत चले थे। लेके क्या चले थे आप कि √2 जो क्या है, एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है। ये जो कॉन्ट्राडिक्ट आया है ये क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइजेज ड्यू टू लेट रॉन्ग, मतलब जो हमने लेट किया था वो क्या किया, गलत किया। लेट रॉन्ग दैट √2 इज रैशनल, ठीक है, बट √2 इज इरेशनल। एक्चुअल में √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब ए और बी इसके फैक्टर 1 के अलावा इसके फैक्टर आ गया 2, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे √2 के अलावा दूसरा फैक्टर हो गया। बट हम यहाँ पे क्या गलत लेके चल रहे थे कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर नहीं, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर √2 इज इरेशनल, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि देयरफॉर √2 इज इरेशनल। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप जब इस थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे ना, तो हम गलत चीज़ को लेके चलेंगे, मतलब एक गलत स्टेटमेंट को लेंगे, उसको प्रूव करते जाएंगे, और उसको प्रूव करते करते एंड में हम ये प्रूव कर देंगे कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने ऐसे ही किया। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने √2 को रैशनल बताया, R/S इसके कुछ इंटीजर्स ले लिए जिनके फैक्टर्स अदर देन 1 थे। बट हमने ऐसे सोचा कि अगर 1 के अलावा भी इसके फैक्टर्स होंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, कितने भी नंबर्स हो सकता है। तो फिर हमने क्या किया कि ए और बी ऐसे नंबर्स ले लिए, ऐसे इंटीजर्स जिनकी को प्राइम हो, ठीक है, जो को प्राइम हो। को प्राइम से मतलब जिनके फैक्टर्स 1 के अलावा नहीं होते। और √2 इज इक्वल टू a/b किया। फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर किया तो a² इज इक्वल टू 2b² आया। अब जब a² इज इक्वल टू 2b², तो आप देखना है NCERT में जो थ्योरम 1.3 है वो यही है, उसका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जो जब 2 डिवाइड कर सकता है a² को, तो 2 डिवाइड्स ऑल्सो a। तो यहाँ पे हमने यही करा इस इक्वेशन 1 के बाद, 2 डिवाइड्स a² ऑल्सो 2 डिवाइड्स a। अब सेकेंड फिर हमने लेट किया, दूसरा एक सम इंटीजर हमने कोई सा भी c ले लिया, तो a इज इक्वल टू 2c हो गया। स्क्वायर बोथ साइड, फिर रीअरेंज किया। जब स्क्वायर किया तो इक्वेशन 1 के थ्रू हमने a² की वैल्यू रख दी, वो क्या है 2b² इज इक्वल टू 4c²। फिर b² इज इक्वल टू 2c²। सेम स्टेटमेंट जो इक्वेशन 1 के बाद आया था, सेम स्टेटमेंट, इसको आप नाम दे दीजिए भले इक्वेशन 2। सेम स्टेटमेंट इक्वेशन 2 के बाद आया, ठीक है, कि 2 डिवाइड्स b² ऑल्सो 2 डिवाइड्स b, ठीक है, मतलब 2 अगर b² को डिवाइड कर सकता है तो 2 डिवाइड कर सकता है b को भी। हैंस a एंड b हैव अ फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो अदर देन 1 कौन सा फैक्टर आ गया, एक 2, ठीक। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने लेट ही रॉन्ग किया था कि √2 इज रैशनल, बट √2 क्या था, इरेशनल। तो फाइनली हम आंसर में क्या लिखेंगे कि देयरफॉर √2 इज इरेशनल। तो ये हो गया प्रूफ। तो सो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि √2 जो इरेशनल नंबर है उसे हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर ही है। तो हम क्या सपोज करेंगे कि एक रैशनल नंबर हमने सपोज कर लेंगे उस नंबर को कि हाँ वो रैशनल नंबर है, फिर इसे प्रूव करते जाएंगे और लास्ट की लाइन में लिख देंगे कि हमारी गलती थी कि हमने उसे रैशनल चूज़ किया बट वो था क्या, इरेशनल, और लास्ट में एक लाइन लिख देंगे देयरफॉर √2 इज इरेशनल। तो इसी तरीके से आपको इसमें प्रूव करना है, क्योंकि क्लास 10th स्टैंडर्ड में यही है कि इरेशनल प्रूव करना है, मतलब आपको गलत चीज़ लेके चलनी है कि हाँ गलत आप सपोज कर लो और उसके बाद फिर आप लास्ट में एक लाइन लिख दो कि हाँ ये √2 क्या है, इरेशनल। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं NCERT एक्सरसाइज 1.3 अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।